हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के इस लेक्चर में हम लोग आज ट्रांसफार्मर के नो लोड पर वेक्टर आरेख कैसे ड्रा किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक छोटा ज़रूर है, पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से अल्टरनेटिव सप्लाई जुड़ी हो और सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो, इस पर कोई लोड न लगा हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को नो लोड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब जब ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं होता है तो क्या होगा, देखते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई जब दिया जाता है तो प्राइमरी वाइंडिंग का परिपथ पूरा होता है, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में आई नॉट, आई जीरो भी कह सकते हैं, आई नॉट करंट फ्लो होती है और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, आई डब्ल्यू और आई म्यू। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है, इस पर कोई लोड नहीं होता है। ये V2 दिखाया गया टर्मिनल वोल्टेज, कोई लोड नहीं है, इस पर कोई लोड नहीं होता है, तो ये परिपथ ओपन होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। तो दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट जो आई नॉट होती है, इसकी वैल्यू रेटेड करंट की लगभग 2% से 5% तक होती है। ये वैल्यू बहुत कम होती है और आई नॉट वी वन से मीन सप्लाई वोल्टेज V1 से 50 अंश लैगिंग होती है। अभी इसको हम लोग देखेंगे वेक्टर आरेख में। तो आई नॉट, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला आई डब्ल्यू और दूसरा आई म्यू। आई डब्ल्यू को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट या वाटफुल कंपोनेंट, जबकि आई म्यू को रिएक्टिव कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये दोनों नाम याद रखना है। तो आई नॉट का जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, यह V1 के फेज में होता है और यह ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस अर्थात कोर लॉस या फिर हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस और मामूली ताम्र हानियाँ, इसकी वजह से ही होता है। जबकि आई म्यू, यह इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, मेन फ्लक्स होता है, वो जनरेट होता है, उत्पन्न होता है और यह फाई के फेज में होता है। इसे क्या कहते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या वाटलेस कंपोनेंट। तो आइए इसका देख लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग दिखाया गया है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में E2। प्राइमरी वाइंडिंग का टर्मिनल वोल्टेज V1 और सेकेंडरी वाइंडिंग का V2। प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 और उसका रिएक्टेंस JX1। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होता है, तो उस समय ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में केवल आई नॉट करंट फ्लो होती है और उसके दो कंपोनेंट, ठीक है। और आई डब्ल्यू, इसके कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हानियाँ होती हैं।
और यह V1 के फेज में होता है। RC आपका है ये ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस और ये XC ट्रांसफार्मर के कोर का रिएक्टेंस। तो आई म्यू क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स जनरेट करता है। दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रिएक्टेंस JX2। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड नहीं होता है उस समय ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत मामूली करंट फ्लो होती है। अब ये करंट बहुत कम होती है, फुल लोड करंट की लगभग 2 से 5%। तो जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, अब करंट बहुत कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम होगा और रिएक्टेंस इसके कारण ही वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये बहुत कम होगा, तो इसको क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो जितना सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज रहेगा V1 वो पूरा वोल्टेज आपके यहाँ पर मिलेगा इस पॉइंट पर। तो जो यहाँ वोल्टेज होगा वही यहाँ वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर क्या है V1, यहाँ V1 तो यहाँ V1, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप लगभग 0 है तो वही वोल्टेज पूरी यहाँ मिलेगी V1। जो V1 यहाँ होगी वहीं यहाँ भी होगी, तो कह सकते हैं V1 इक्वल टू E1। तो क्या मिला आपको, जितनी नो लोड ट्रांसफार्मर में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है प्राइमरी का वही EMF होता है प्राइमरी वाइंडिंग का। और सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, इसका टर्मिनल ओपन है, कोई लोड नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, जीरो करंट, कोई करंट नहीं फ्लो होगी। फिर जब करंट नहीं फ्लो होगी तो R2 कारण X2 के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होगा। तो जितनी EMF जनरेट होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में वो पूरी की पूरी टर्मिनल वोल्टेज के रूप में यहाँ मिलेगी। तो E2 और V2 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर E2 इक्वल टू V2। अब हमें V1 पता है, लेकिन V1 पता हो गया तो V1 मालूम हो गया, लेकिन अभी E2 नहीं पता है कितना जनरेट हुआ है। तो E2 कैसे निकालेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो से N2 अपन N1 इक्वल टू E2 अपन E1 इक्वल टू K। तो यहाँ से E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपन N1 इंटू E1। तो यहाँ से आपका निकल गया नो लोड ट्रांसफार्मर का E2। एक बात और फ्रेंड, यहाँ पर जो E1 है और E2, तो E1 की बात करें तो V1 के कारण उत्पन्न होता है E1। तो यहाँ पर E1 V1 के फेज में नहीं होता है, आउट ऑफ फेज में होता है, वो भी जस्ट अपोजिट। वो कैसे, लेंज का नियम कहता है कि कोई भी कॉइल में, किसी भी कॉइल में प्रेरित EMF जो होता है वह उसी का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। तो लेंज के नियम से क्या हुआ, ये अपोज कब करेंगे, जब इसके जस्ट अपोजिट होगा V1 के। तो यहाँ पर E1 V1 के फेज में नहीं होता है, जस्ट अपोजिट। और V1 के कारण E1 और E2 भी उत्पन्न हुए हैं, प्रेरित EMF हैं दोनों। तो E1 और E2 इन फेज होंगे लेकिन V1 के फेज में नहीं होंगे। इसी प्रकार V2 भी V1 के फेज में नहीं होगा। और इस परिपथ में हम लोग देख रहे हैं केवल I नॉट करंट फ्लो हो रही है। I नॉट के दो कंपोनेंट हैं, उसका पथ कैसा है, I नॉट आपका ऐसे ऐसे, कुछ करंट इधर आ रही है IW ऐसे, फिर I नॉट का कुछ वैल्यू इधर आ रहा है I म्यू के रूप में ऐसे। तो यहाँ करंट नहीं फ्लो हो रही है, क्यों, क्योंकि ये करंट जो होती है
अगर इसको हम कह दें I2 डैश, तो ये करंट कब फ्लो होगी? जब सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट पूरा हो, मीन्स कि इस पर कोई लोड लगा हो जिससे कि सेकेंडरी वाइंडिंग करंट फ्लो होगी, और उसी करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स जनरेट होगा। वो फ्लक्स क्या करेगा? वो EMF क्या करेगा? मेन वाइंडिंग के फ्लक्स को चेंज करेगा, जिससे कि जो चेंज होगा प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स, उसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा? EMF, और उसी कारण फ्लक्स होगा, उसी कारण I2 डैश फ्लो होगी। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर भी कोई करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग I2 के कारण ही यहाँ पर I2 डैश जनरेट होती है या फ्लो होती है। तो जब I2 नहीं, I2 बराबर 0, तो I2 डैश बराबर भी 0। तो आइए देखते हैं इसका वेक्टर आरेख, वेक्टर डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेफरेंस वेक्टर फाई फ्लक्स का, और ये जो फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स होता है, वो सप्लाई वोल्टेज से V1 से 90 अंश पीछे होता है, और V1 के जस्ट अपोजिट और उसके बराबर E1 होगा। यदि प्राइमरी सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है प्राइमरी से, तो E1 से बड़ा E2 होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा। और ओपन सर्किट है, नो लोड ट्रांसफार्मर है, तो E2 बराबर V2 हो जाएगा। अब आई नॉट देखते हैं, वो क्या है? V1 से लगभग 90 अंश। ये फाई नॉट का मान लगभग 90 अंश होता है। क्यों 90 अंश होता है? 90 अंश नहीं होता है, कुछ कम होता है। अब जो प्राइमरी वाइंडिंग है, अगर यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी बात करें, प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात करें, तो रिएक्टेंस की अपेक्षा, इसके इंडक्टेंस की अपेक्षा R1 की वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत कम, और इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो परिपथ जब इंडक्टिव होता है, शुद्ध इंडक्टिव में क्या होता है? धारा 90 अंश पीछे होती है। अब 90 अंश पीछे है, 90 अंश लैग करेगी, तो यहाँ पर लेकिन प्योर इंडक्टिव है नहीं, कुछ रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का, वो बहुत मामूली रेजिस्टेंस है, जिसके कारण वो पूरे टोटल 90 अंश लैग ना करके क्या होगी? 90 अंश से कुछ कम एंगल पर फ्लो होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंडक्टेंस की अपेक्षा, तो इसलिए वो मामूली रेजिस्टेंस के कारण जो करंट I0 फ्लो होती है, वो 90 अंश से कुछ कम एंगल पर सप्लाई वोल्टेज V1 से पीछे होती है। तो उसको हम लोग ड्रा कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर वो करंट फ्लो हो रही है I0। अब इसके दो कंपोनेंट, एक आपका IW है जो कि V1 के फेज में है, तो उसको यहाँ ड्रा कर देंगे IW, और दूसरा है फाई के फेज में I म्यू की वजह से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, इसलिए I म्यू फाई के फेज में होता है। ये I म्यू हो गया। अब इसका परिणामी वेक्टर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, I म्यू V1 से फाई 0 अंश लैग कर रही है, लैगिंग है। ओके, तो ये है वेक्टर आरेख, वेक्टर डायग्राम नो लोड ट्रांसफार्मर का। IW क्या है? एक्टिव कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये I0 के हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज घटक है, तो ये हो जाएगा I0 के साथ कास फाई नॉट, और I म्यू क्या हो जाएगा? ये वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसको I0 के साथ में
साइन फाई नॉट। तो एक बार देख लीजिए, जो फ्लक्स होती है मैग्नेटाइजिंग करंट की इन फेज होती है, और जो आई डब्ल्यू एक्टिव कंपोनेंट वो क्या होती है, V1 के फेज में होती है। और इन दोनों का ही आई डब्ल्यू और आई म्यू का परिणामी आई नाट होती है, या कह सकते हैं आई नाट के दो कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, है ना। और आई नाट जो होती है वो V1 से लगभग 90 अंश से कुछ कम एंगल पर पीछे होती है, लैगिंग होती है। और V1 के अपोजिट, V1 का अपोजिट वेक्टर क्या होता है, E1। एक दूसरे के V1 और E1 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। और E1 E2 V2 ये तीनों इन फेज होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें तो आई नाट की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका आई डब्ल्यू और ये आई म्यू, ये क्या बन गया आपका, ये वेक्टर में देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण स्क्वायर या कर्ण इक्वल टू रूट में हो जाएगा आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। तो ट्रांसफार्मर में आई नाट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। एक ट्रांसफार्मर के लिए यही अच्छा होता है, यही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर में लॉस कम हो, आयरन लॉसेस कम हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों करंट जो आई नाट के कंपोनेंट है आई डब्ल्यू और आई म्यू, इन दोनों की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। जैसे कि कम कैसे हो सकता है, कम आयरन लॉस वाले कोर का प्रयोग कर लें, या ट्रांसफार्मर में कोर ऐसा प्रयोग हो, या ऐसा हम लोग यूज करें कि बहुत बड़ा फ्लक्स घनत्व न हो। तो उससे क्या होगा, फ्लक्स घनत्व कम होगा तो आई म्यू कम होगी। तो ये दोनों वैल्यू अगर कम होंगे तो आई नाट कम होंगी। आई नाट जब कम होगा तो फिर क्या होगा कि आपका ट्रांसफार्मर जो होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इस वेक्टर आरेख से, इस टॉपिक से निकल कर आते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं उनको भी। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, ऐसे पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आई नाट होती है ये बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इतनी कितनी होती है, रेटेड करंट की 2 से 5%। अब जब ये करंट बहुत कम होगी तो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस जो होगी वो बहुत कम होगी। कॉपर लॉस मीन्स क्या, आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस बहुत कम है और आई नाट भी बहुत कम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे या जो भी होगा ये वैल्यू बहुत कम आएगी। तो इसको क्या कर दिया जाता है, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। जब कॉपर लॉसेस ज़ीरो, कॉपर लॉसेस ज़ीरो, फिर क्या ट्रांसफार्मर में केवल आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस। तो नो लोड ट्रांसफार्मर में केवल क्या होगा, आयरन लॉसेज या कोर लॉसेस होंगे। तो ट्रांसफार्मर में केवल, नो लोड ट्रांसफार्मर केवल आयरन लॉस ही होते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लें डब्ल्यू नाट मीन्स नो लोड पावर या नो लोड आयरन लॉसेस इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इंटू आई नाट इंटू कास फाई नाट, है ना। इसको लिख सकते हैं V1। अब आई नाट कास फाई नाट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है आई डब्ल्यू, ओके। अब आयरन लॉस है, कोर लॉस है। तो जैसा कि अभी इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस या कोर लॉस क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है। कब तक, जब तक हम लोग V1 मतलब मीन सप्लाई वोल्टेज और
सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करें, वेरी ना करें। जब सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी फिक्स हो तो ट्रांसफार्मर की कोर लॉस या आयरन लॉस भी फिक्स होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। चौथा पॉइंट, जो मेन फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर का, मेन चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कब कब तक कांस्टेंट होगा? जब तक सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेंज ना किया जाए। तो ट्रांसफार्मर का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको एक बार या जब तक क्लियर ना हो 2 बार देखना पड़े तो देखिए, पर इसको क्लियर करिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत कॉन्सेप्ट इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इनको केयरफुली स्टडी करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।